नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में एक नया स्वास्थ्य खतरा, मेलियोडोसिस। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और सुन रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में इसके मामले काफ़ी बढ़ गए हैं। चिंता की बात है, हमें इसकी जानकारी एक लेख से मिली है जिसका शीर्षक है मेलियोडोसिस, मध्य प्रदेश में नए खतरे की दस्तक। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, क्यों फैल रहा है, क्या लक्षण है, किन लोगों को ज्यादा खतरा है और इससे निपटने के लिए क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो तो चौंकाने वाले हैं। पिछले सिर्फ 6 महीनों में ही मध्य प्रदेश के कोई 20 से ज्यादा जिलों में 130 से ज्यादा मामले कंफर्म हुए हैं और ये केस भोपाल, इंदौर, सागर, कई बड़े अस्पतालों से रिपोर्ट हुए हैं। जीएमसी, जेके हॉस्पिटल, मेदांता, बंसल हॉस्पिटल। तो चलिए समझते हैं इसे। सबसे पहला सवाल तो यही कि ये मेलियोडोसिस आखिर है क्या और ये मध्य प्रदेश में एकदम से इतना क्यों बढ़ गया? देखिए, मेलियोडोसिस जो है ये एक जीवाणु संक्रमण है, मतलब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। और इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है बरखुल्डेरिया स्यूडोमलेई। ये बैक्टीरिया आमतौर पर मिट्टी और पानी में पाया जाता है, खासकर गर्म और नमी वाली जगहों पर। अच्छा। ट्रॉपिकल इलाकों में। मिट्टी और पानी में? जी। अब सवाल कि मध्य प्रदेश में क्यों? तो एम्स भोपाल की एक रिपोर्ट आई है हाल ही में। उसमें ये इशारा किया गया है कि शायद इसका संबंध धान की खेती और जल भराव से है। धान की खेती से कैसे? हाँ, क्योंकि धान की खेती में खेतों में पानी भरा रहता है और बारिश के मौसम में तो वैसे भी जल भराव हो जाता है। तो ऐसी गीली मिट्टी और रुके हुए पानी में इस बैक्टीरिया को पनपने का, फैलने का अच्छा माहौल मिल जाता है। ओह, तो मतलब वहाँ ये बैक्टीरिया बढ़ जाता है। हाँ, और जब लोग इस संक्रमित मिट्टी या पानी के संपर्क में आते हैं तो उनमें इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसान, खासकर जो धान के खेतों में काम करते हैं या जो लोग ज्यादातर गीली मिट्टी या पानी में रहते हैं, उनके लिए रिस्क ज्यादा है। बिल्कुल सही। सीधा संपर्क मिट्टी या पानी से यही मुख्य रास्ता है इन्फेक्शन का। और बारिश के मौसम में ये खतरा और बढ़ जाता है, पानी ज्यादा भरा होता है ना। और ये शरीर में घुसता कैसे है? मान लीजिए त्वचा पर कोई हल्की सी खरोच है या कोई घाव है तो उसके जरिए घुस सकता है। या फिर अगर संक्रमित मिट्टी की धूल उड़ रही हो या पानी की बारीक बूंदें हवा में हो तो सांस के जरिए भी अंदर जा सकता है। अच्छा, सांस के जरिए भी? जी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सामने आई है वो ये कि जिन लोगों को डायबिटीज है, मतलब मधुमेह, हाँ, डायबिटीज, वो लोग इस बीमारी के लिए सबसे ज्यादा क्या कहते हैं वल्नरेबल पाए गए हैं। इसे सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर माना जा रहा है। ज्यादातर जो गंभीर मामले हैं वो डायबिटीज वाले मरीजों में ही दिख रहे हैं। ओह, ये तो बड़ी बात है। डायबिटीज वालों को खास खतरा है। जी। और इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जिन्हें ज्यादा रिस्क है, जैसे जिन्हें किडनी या लिवर की कोई पुरानी बीमारी हो, या जो लोग शराब का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, या फिर जिनकी इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी वजह से कमजोर है। तो ऐसे लोगों में मेलियोडोसिस ज्यादा गंभीर हो सकता है। और दुखद बात यह है कि कमजोर इम्यूनिटी की वजह से उनमें मृत्यु दर भी ज्यादा देखी गई है। आपने रिस्क वाले लोगों के बारे में तो बताया, पर इसके लक्षण क्या होते हैं? मतलब कैसे पता चले? लेख में तो लिखा था कि बुखार, खांसी और कभी-कभी शरीर में गांठें या फोड़े जैसे बन जाते हैं। क्या यही मुख्य लक्षण है? हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच है। लक्षण काफी अलग अलग हो सकते हैं और यही बात इसे पहचानने में मुश्किल पैदा करती है। ऐसा नहीं कि सब में एक जैसा दिखेगा। अच्छा। हाँ, पर तेज बुखार वो लगभग सभी मामलों में होता है। आ जा सकता है या लगातार बना रह सकता है। ओके, बुखार तो कॉमन है। जी। और सबसे आम तरीका जिससे ये सामने आता है वो है फेफड़ों का इन्फेक्शन, निमोनिया के तरह। निमोनिया? हाँ, जैसे लगातार खांसी आना, सीने में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब। कई बार स्किन पर भी असर दिखता है। त्वचा पर घाव बन सकते हैं या मवाद वाले फोड़े हो सकते हैं जिन्हें हम सॉफ्ट टिश्यू एब्सेस कहते हैं। अच्छा, फोड़े भी हो सकते हैं? जी। और कुछ मामलों में तो ये इन्फेक्शन और अंदर तक चला जाता है, हड्डियों या जोड़ों को भी पकड़ सकता है, जिसे ऑस्टियोमाइलाइटिस या सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। हड्डियों और जोड़ों में भी? बाप रे। हाँ, उसमें फिर हड्डियों में या जोड़ों में सूजन और बहुत तेज दर्द होता है। और जो बात इसे और गंभीर बनाती है वो ये कि ये बैक्टीरिया शरीर के अंदरूनी अंगों तक भी पहुंच सकता है। लिवर, स्प्लीन यानी तिल्ली, गुर्दे, वहां भी जाकर ये मवाद की गांठें मतलब एब्सेस बना सकता है। लिवर, स्प्लीन में भी एब्सेस? ये तो काफी खतरनाक लग रहा है।
और सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब ये इन्फेक्शन खून में फैल जाता है, पूरे शरीर में। इसे सेप्सिस या सेप्टिक शॉक कहते हैं। सेप्सिस। हाँ, इसमें ब्लड प्रेशर एकदम गिर जाता है, शरीर के ज़रूरी अंग काम करना बंद करने लगते हैं और इसमें मौत का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, खासकर तब जब बीमारी पहचानने में देर हो जाए या मरीज पहले से ही कमज़ोर हो, जैसे डायबिटीज़ वगैरह की वजह से। यहीं पर तो असली मुश्किल है शायद। जैसा आपने कहा, फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है, खांसी, बुखार। लेख में भी यही लिखा है कि इसके लक्षण काफी हद तक टीबी जैसे हैं, लंबी खांसी, बुखार। तो भारत में जहां टीबी इतनी कॉमन है, वहां तो डॉक्टर आसानी से इसे टीबी समझ सकते हैं। इससे तो गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल, और यही इसके डायग्नोसिस में मतलब निदान में सबसे बड़ी चुनौती है। लक्षणों की ये जो समानता है ना, ये अक्सर डॉक्टरों को कंफ्यूज कर देती है। भारत में टीबी इतनी ज्यादा है कि लंबी खांसी और बुखार का मरीज आया तो पहला शक उसी पर जाता है। सही बात है। मेलियोडोसिस का शक करने में देर हो जाती है और सही इलाज शुरू होने में कीमती वक्त निकल जाता है। और ये देरी खतरनाक हो सकती है। बहुत ज्यादा। एम्स भोपाल की रिपोर्ट में जो आंकड़ा आया है वो वाकई डराने वाला है कि अगर सही समय पर सही पहचान और सही एंटीबायोटिक इलाज न मिले तो डेथ रेट 40% तक हो सकती है। 40%? जी, आप सोचिए, 40% ये दिखाता है कि ये कितनी सीरियस बीमारी है और टाइम पर सही डायग्नोसिस कितना जरूरी है। हाँ, मतलब जरा सी चूक टीबी समझ लेने की और वो जानलेवा साबित हो सकती है। बिल्कुल, खासकर शायद ग्रामीण इलाकों में जहां जांच की उतनी अच्छी सुविधाएं ना हो। पहले तो डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स में भी इसे लेकर उतनी जागरूकता नहीं थी। इसके लक्षण पहचानना, इसका सही इलाज क्या है, जानकारी थोड़ी कम थी। पर अब जैसे जैसे मामले आ रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है। तो ये अच्छी बात है। अच्छा, एक और सवाल। क्या ये बीमारी सिर्फ मध्य प्रदेश में ही है या भारत के दूसरे राज्यों में भी इसके केस हैं? क्योंकि अगर ये मिट्टी पानी से फैल रही है तो ऐसा तो कहीं भी हो सकता है। आपका सोचना बिल्कुल सही है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। हाँ, ये कोई रोजमर्रा की बीमारी नहीं है, मतलब आम नहीं है उतनी। लेकिन मामले सिर्फ एमपी में नहीं है। पिछले कुछ सालों में भारत के कई राज्यों से इसके मामले रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, किन राज्यों से? खास तौर पे दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के राज्य जो तटीय हैं या जहां नमी ज्यादा रहती है, ओके। वहां ये ज्यादा देखी गई है और वहां भी इसका कनेक्शन मिट्टी और पानी से ही मिला है। मध्य प्रदेश में जो मामले आए हैं उनमें एक खास पैटर्न दिखा है कि ज्यादातर मरीज किसान हैं और उनमें से कईयों को डायबिटीज जैसी सहरुग्णताएं हैं। सहरुग्णताएं मतलब? कोमॉर्बिडिटीज, मतलब एक साथ एक से ज्यादा बीमारी होना, जैसे मेलियोडोसिस के साथ डायबिटीज। अच्छा। और ये डायबिटीज उन्हें इस इन्फेक्शन के लिए ज्यादा ससेप्टेबल बना देती है, मतलब ज्यादा आसानी से शिकार बना देती है। समझ गया। और हाँ, कुछ और जगहों से भी ऐसी खबरें आई हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का एक गांव है तुराकाप्लिम। वहां कुछ संदिग्ध मामले और मौतें हुई हैं जिनकी जांच चल रही है कि कहीं वो मेलियोडोसिस तो नहीं था। तो ये सब इशारा करता है कि शायद ये प्रॉब्लम जितनी दिख रही है उससे ज्यादा फैली हुई हो। एक और बड़ी दिक्कत यह है कि भारत में अभी तक मेलियोडोसिस की निगरानी के लिए कोई एक प्रॉपर नेशन वाइड सिस्टम नहीं, सर्वेलेंस सिस्टम नहीं है। हाँ, कोई ऐसा तंत्र नहीं जो देश भर में इसके मामलों पर नजर रखे, उनका रिकॉर्ड रखे। तो होता ये है कि कई मामले शायद पकड़ में ही नहीं आते, या अगर आते भी हैं तो गलत डायग्नोसिस की वजह से सही तरह से दर्ज नहीं हो पाते। असल में ये कितना फैला हुआ है ये कहना मुश्किल है। हाँ, ठीक अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। ओके, मान लीजिए किसी में पता चल गया, डायग्नोसिस हो गया, तो फिर इसका इलाज कैसे होता है और क्या इसमें भी कुछ मुश्किलें हैं? आपने कहा था इलाज लंबा हो सकता है। हाँ, इलाज इसका थोड़ा लंबा है और 2 फेज में होता है। 2 चरण होते हैं इसके। 2 चरण? जी, पहला फेज होता है इंटेंसिव फेज, यानी तीव्र चरण। इसका मकसद होता है कि शरीर में जो इन्फेक्शन फैला हुआ है उसे जल्दी से कंट्रोल किया जाए। इसके लिए आमतौर पर मरीज को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है और नसों के जरिए, मतलब इंट्रावीनस आईवी एंटीबायोटिक्स दी जाते हैं। अच्छा, आईवी एंटीबायोटिक्स? हाँ, ताकतवर एंटीबायोटिक्स। ये कुछ हफ्तों तक चलती है, खासकर अगर इन्फेक्शन ज्यादा गंभीर है तो। इसमें कुछ खास एंटीबायोटिक्स है जो इस बैक्टीरिया पर काम करती हैं। और दूसरा चरण? जब मरीज की हालत कुछ सुधर जाती है तब दूसरा चरण शुरू होता है। उसे कहते हैं इरेडिकेशन फेज, यानी उन्मूलन चरण।
इसका लक्ष्य होता है कि शरीर में जो बचे खुचे बैक्टीरिया हैं उन्हें भी पूरी तरह खत्म किया जाए ताकि बीमारी दोबारा ना हो। अच्छा, पूरी तरह खत्म करने के लिए। जी, इस फेज में मरीज को घर पर ही कई महीनों तक, आमतौर पर 3 से 6 महीने या कभी-कभी उससे भी ज्यादा, मुंह से खाने वाली एंटीबायोटिक दवाएं लेनी पड़ती हैं, ओरल एंटीबायोटिक्स। ओह, 3 से 6 महीने या उससे भी ज्यादा? ये तो सच में लंबा है। हाँ, और यहीं पर चुनौतियां आती हैं। क्या चुनौतियां? पहली तो यही कि इलाज बहुत लंबा है। इतने महीनों तक रोज दवा खाना लोग कई बार भूल जाते हैं या बीच में छोड़ देते हैं। कंप्लायंस इश्यू। हाँ, ये तो होता है। दूसरी बात, यह इलाज महंगा भी हो सकता है। एंटीबायोटिक्स महंगी होती हैं और इतने लंबे समय तक लेनी है। और अगर इलाज अधूरा छूटा तो एक तो बीमारी दोबारा हो सकती है, दूसरा बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, मतलब वो दवा बेअसर हो सकती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये तो और बड़ी समस्या है। बिल्कुल, और जैसा पहले कहा, अगर बीमारी बहुत गंभीर है या पता चलने में बहुत देर हो गई तो मरीज को आईसीयू में रखने की जरूरत पड़ सकती है। इंटेंसिव केयर यूनिट में? जी, जहां वेंटिलेटर और दूसरी लाइफ सपोर्ट मशीनों और दवाओं का सहारा लेना पड़ता है, और वो इलाज को और मुश्किल और महंगा बना देता है। ये इलाज की चुनौतियां तो वाकई गंभीर हैं, खासकर जब मामले बढ़ रहे हैं। तो इसे देखते हुए क्या अब सरकारी लेवल पर कुछ एक्शन हो रहा है, खासकर मध्य प्रदेश में? हाँ बिल्कुल, जब एम्स भोपाल की रिपोर्ट आई और मामले बढ़ने की बात सामने आई तो राज्य सरकार हरकत में आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हेल्थ डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दोनों को ही तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। अच्छा, क्या निर्देश दिए हैं? कई चीजें हैं। एक तो ये कहा गया है कि पंचायतों के माध्यम से किसानों तक जानकारी पहुंचाई जाए, उन्हें अलर्ट किया जाए इस बीमारी के बारे में। ओके, किसानों को अलर्ट करना। जी, खासकर उन जिलों में जहां ज्यादा केस मिले हैं। दूसरा, जो प्रभावित जिले हैं वहां इसकी जांच और इलाज की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। जांच और इलाज की व्यवस्था? हाँ, ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, खेतों और गांवों में जागरूकता अभियान चलाने के आदेश हैं। अवेयरनेस कैंपेन? जी, किस बारे में? लोगों को ये समझाने के लिए कि वो गीली मिट्टी और रुके हुए पानी के सीधे संपर्क से कैसे बच सकते हैं, जैसे खेतों में काम करते वक्त जूते दस्ताने पहने, कोई घाव हो तो उसे खुला ना छोड़ें, साफ सफाई का ध्यान रखें, इस तरह की चीजें। बचाव के तरीके। जी, इसके साथ साथ जो लोकल अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उन्हें भी अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, मतलब जांच की सुविधाओं को बेहतर बनाने को कहा गया है। लैब्स को बेहतर करना? जी हाँ, लैब टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाना, ताकि ब्लड कल्चर या दूसरे जरूरी टेस्ट करके इस बैक्टीरिया का जल्दी और सही पता लगाया जा सके। ठीक है। और आखिर में हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग देने पर भी जोर है, डॉक्टर्स, नर्सेज, लैब टेक्नीशियंस, ताकि वो सस्पेक्टेड केसेस को जल्दी पहचाने, सही जांच कराएं और सही इलाज शुरू कर सकें। तो मतलब अब कोशिशें हो रही हैं ऐसे कंट्रोल करने की? जी, अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? ऐसा लग रहा है कि मेलियोडोसिस मध्य प्रदेश में एक नई उभरती हुई और गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मिट्टी पानी से फैल रहा है और खेती किसानी जलभराव से जुड़ा है। डायबिटीज वालों के लिए और कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए ये खास तौर पर खतरनाक है, और टीबी जैसे लक्षणों की वजह से इसे पहचानना मुश्किल हो सकता है, जिससे जान का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस पर ध्यान दे रहे हैं और इसे रोकने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही सारांश है। और यहाँ एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल? देखिए, जिस तरह ये इन्फेक्शन मिट्टी और पानी से जुड़ा है और हम देख रहे हैं कि खेती के तरीके बदल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है। हाँ, बात तो सही है। तो भविष्य में इन बदलावों का असर इस तरह की जो पर्यावरणीय बीमारियां हैं उनके फैलने पर क्या होगा? क्या ऐसी बीमारियां और बढ़ सकती हैं? ये सोचने वाली बात है। क्लाइमेट चेंज का असर बीमारियों पर? जी, और ये सोचना भी जरूरी है कि हमें इस तरह की जो कम जानी पहचानी बीमारियां हैं लेकिन खतरनाक हो सकती हैं, उन पर नजर रखने के लिए, उन्हें जल्दी पकड़ने के लिए, उनके इलाज के लिए हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कितना और बेहतर बनाने की जरूरत है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, खेती वाले क्षेत्रों में, ताकि आगे ऐसी कोई चुनौती आए तो हम तैयार रहें। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है भविष्य के लिए। हमें अपनी तैयारी और पुख्ता करनी होगी।